हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया है सब। तो आज हम लोग अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो बेटा गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले हेडिंग का मतलब समझ लो। हम एक अनंत लंबाई का तार लेंगे और उस तार को क्या देंगे, कोई आवेश। अब आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र, और उस वैद्युत क्षेत्र का मान ही किसी बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं बेटा। ये लो, ये हमने अनंत लंबाई का तार ले लिया। इस तार को हमने कोई धनावेश दिया, तो धनावेश बेटा तार को दिया गया धनावेश क्या इसकी पूरी लंबाई पर इस तरह से एक समान रूप से फैल जाएगा। अब अगर ये धनावेश इस तार की हम एकांक लंबाई पर निकाल लें, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व तो कहते हैं, और किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो मान लो इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व तो कितना है बेटा, लैम्डा है। अब इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र का मान लो इस तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। अब गॉस की प्रमेय लगाने के लिए किसी बिंदु पर अगर हमें गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो क्या उस बिंदु से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचें। अब बात आती है गॉसियन पृष्ठ होगा कैसा। तो बेटा गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान हो। अब वैद्युत क्षेत्र का मान समान तभी हो सकता है जब उसके पृष्ठ के हर बिंदु की आवेश से दूरी समान हो। अब जरा समझो, विचार करो जरा, कैसी आकृति हो सकती है। देखो, अगर ये तार है, इस पर आवेश है, तो अगर इसके चारों ओर हम बेलनाकार पृष्ठ खींच लें, तो बेलनाकार पृष्ठ से क्या चारों तरफ, बेलनाकार पृष्ठ की चारों तरफ इस तार से दूरी कैसी होगी, समान। जैसे चलो एक एग्जाम्पल के लिए ये समझने के लिए ले लेते हैं। ये हमारे का पास एक बेलनाकार पृष्ठ है, मतलब एक पाइप है। अगर इसके बीचों बीच में हम यहाँ तार रख दें, ये तार यहाँ बीचों बीच में इसकी अक्ष पर हो, तो इस तार के आवेश से क्या पृष्ठ के हर बिंदु पर इधर भी, इधर भी, इधर भी क्या चारों तरफ दूरी समान होगी। और जब दूरी समान है तो हम इस बेलनाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ मान सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। देखो बेटा, इसका गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं हम लोग। देखो, ये गॉसियन पृष्ठ है इसका। ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ये हमारा कौन सा पृष्ठ है बेटा, गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ जो हमने खींचा है, मान लो इसकी लंबाई कितनी है, ये L है, और त्रिज्या तो भाई R है। अब हमें करना क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। अब अगर इस गॉसियन पृष्ठ में बात करें तो ये हमारा बेलनाकार है, तो बेलनाकार पृष्ठ का जरा ध्यान दो, ये वाला बेटा कहलाता है वक्र पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। और ये ऊपर वाला इसका वृत्तीय पृष्ठ कह दो या समतल पृष्ठ। ऐसे ही नीचे वाला भी वृत्तीय पृष्ठ या समतल पृष्ठ। तो इससे कुछ फ्लक्स तो बेटा किससे गुजरेगा, वक्र पृष्ठ से। कुछ हो सकता है किससे गुजरे, ऊपर वाले वृत्तीय पृष्ठ से। कुछ किससे गुजरे, नीचे वाले वृत्तीय पृष्ठ से। तो अगर हमें इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, तो बेटा पहले वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल ले। मान लो φ1, फिर ऊपर वाले वृत्तीय पृष्ठ से φ2, नीचे वाले वृत्तीय पृष्ठ से φ3, और उन सबका क्या कर दे, योग। तो क्या इस वक्र पृष्ठ से इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। यही करेंगे हम लोग। तो अब मान लो हम इसके वक्र पृष्ठ को नाम दे देते हैं S1, और इसे नाम दे दिया हमने S2, और इसे S3। अब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लें। अब अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए हमें, तो पहले इस अल्पांश क्षेत्रफल dA की दिशा निकालें और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें। तो इस प्लस आवेश से बेटा वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर की ओर, बाहर की ओर। तो ये तो E बाहर की ओर हो गया, क्लियर है। अब dA
क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। तो देख लो वक्र पृष्ठ पर किसी बिंदु पर बीच में तार होगा, तो अगर जैसे ये बिंदु है आपके सामने, यहाँ तार है और ये बिंदु है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र प्लस से बाहर की ओर और अविलंब भी तो बाहर की ओर। यहाँ देखो तो भी बाहर की ओर, यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र भी इससे बाहर की ओर और अविलंब भी बाहर की ओर। मतलब इसके किसी भी बिंदु पर अगर वक्र पृष्ठ के देखें तो जिस दिशा में ई होगा उसी दिशा में क्या होगा, डीए। जहां ई है उसी दिशा में डीए, मतलब इस वाले पृष्ठ पर थीटा का मान हमें कितना मिल गया, 0 डिग्री। ईओ डीए की दिशा में। अब वृत्तीय पृष्ठ S2 की बात कर लो तो छोटा सा एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, इस पर भी ईओ डीए की दिशा निकालो। तो ई की दिशा तो प्लस से किधर की ओर, बाहर की ओर, यही हो गई। अब डीए की दिशा खींचे गए अविलंब की ओर। तो जरा ध्यान दो, ये वृत्तीय पृष्ठ ऐसे ही तो है, प्लेन सरफेस, तो इस पर अविलंब खींचो तो इसके लंबवत यही तो होगा। मतलब इस पर अविलंब किधर की ओर, ऊपर की ओर, और जिधर अविलंब क्या वही तो बेटा क्षेत्रफल वेक्टर डीए की दिशा। मतलब यहां डीए की दिशा ये ऊपर की ओर हुई। तो बताओ यहां थीटा कितना हुआ बेटा, क्या 90 डिग्री। अब नीचे वाले वृत्तीय पृष्ठ पर देखो तो यहां भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र तो वही किधर की ओर, बाहर की ओर, ये हो गया, और डीए अविलंब की ओर। तो इस वाले पृष्ठ पर अविलंब खींचो तो ऐसे ही तो होगा नीचे की ओर इसके लंबवत, तो ये डीए नीचे की ओर हो गया, ये डीए की दिशा हो गई। मतलब यहां भी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या इतनी बातें आप लोग समझ गए? अब देखो, अब हम इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल क्या ज्ञात करेंगे, फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, फ्लक्स ज्ञात करेंगे। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स को बेटा किससे लिख लें, फाई ई से। किससे लिख लें, फाई ई, ये फाई ई। अब फाई ई बराबर किससे, मान लो S1 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, फाई 1, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, फाई 2, और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, फाई 3। अगर इन तीनों का सम कर दें तो क्या टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब ये कैसे निकालें, देखो फाई ई बराबर इस S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अगर छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से निकालें तो ई डॉट डीए, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स उस क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के क्या डॉट गुणनफल के बराबर होता है। तो छोटे से क्षेत्रफल से तो ई डॉट डीए, और अगर इसके पूरे क्षेत्रफल से चाहिए तो क्या कर दें, इसका समाकलन, वो भी कौन से पृष्ठ के लिए, S1 के लिए। ये समाकलन S1 के लिए, ये S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो गया। अब बेटा S2 के लिए, तो S2 के छोटे से क्षेत्रफल से तो वही ई डॉट डीए, और अगर पूरे क्षेत्रफल से चाहिए तो इसका समाकलन कर दे कौन से पृष्ठ के लिए, S2 के लिए। ऐसे ही फाई 3 S3 से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो इसके छोटे से क्षेत्रफल से तो यहां भी कितना हुआ, ई डॉट डीए। बट अगर पूरे क्षेत्रफल से चाहिए तो इसका समाकलन कर दें, लेकिन ये समाकलन कौन से पृष्ठ के लिए किया हमने, S3 के लिए। अब देखो आगे बेटा, फाई ई बराबर समाकलन किसके लिए चल रहा है, सरफेस S1 के लिए। अब आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। 11th में वेक्टर में जाना होगा, तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। तो S1 के लिए जरा ध्यान दो, ई डी ए कॉस थीटा। S1 पर ई और डी ए एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में तो थीटा कितना, 0 डिग्री। अब सरफेस S2 के लिए देखो, ई डॉट डी ए की जगह वही ई डी ए कॉस थीटा, बट सरफेस S2 पर बेटा थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो हमने वही ले लिया। प्लस यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, सरफेस S3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा, और S3 सरफेस पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 0, जब cos 90 0 तो हमारा ये वाला जो टर्म है 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। अरे cos 90 0 है तो 0 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, केवल ये बचेगा।
इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो आगे, तो फाई ई इक्वल टू सरफेस S1 के लिए चल रहा था, ई डी ए, इसमें क्या था cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और बाकी अगले दोनों टर्म S2 और S3 ये वाले टर्म हो गए 0। क्लियर है? देख लो एक बार फिर से, देखो ई डी एस आई cos 0 की जगह 1, ये cos 90 की वजह से पूरा पद 0, ये भी cos 90 की वजह से पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। अब जरा देखो, हाँ इसको सॉल्व कर लेते, तो फाई ई बराबर, अब देखो ई क्या है, सरफेस S1 के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब S1 के हर बिंदु की देखो जरा, यहां इसकी भी आवेश से इसकी भी हर बिंदु की क्या दूरी समान है, इधर भी इधर भी इधर भी, S1 के हर बिंदु की दूरी समान है। जब दूरी समान है तो S1 के हर बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा, मतलब इस पूरे पृष्ठ पर S1 पर E का मान कांस्टेंट रहेगा, और जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो बेटा इसे बाहर ले लो, E को बाहर ले लिया, क्षेत्रफल समाकलन जो चल रहा है S1 के लिए, इसमें बचा क्या, केवल dA। अब फाई E बराबर, E तो ऐसा ही बेटा इनटू में dA क्या है, S1 का एक छोटा सा क्षेत्रफल, तो समाकलन dA का मतलब क्या होगा, S1 का पूरा क्षेत्रफल। अब S1 क्या है, वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो ये समाकलन dA का मान बच्चों कितना हो गया, 2 पाई आर एल। हमने इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए देखो डेरिवेशन के। पहला हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, दूसरा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हमने समाकलन से ज्ञात कर लिया, तीसरा काम गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हम गॉस की प्रमेय से ज्ञात कर लें। तो देखो बेटा, परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके भीतर रखे कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 गुना। तो मान लो इस गॉसियन पृष्ठ से घुरा कुल आवेश कितना है Q, तो इस Q का कितने गुना, 1/ε0 गुना। अब जरा ध्यान दो, इसमें चित्र में ये Q आवेश इसकी L लंबाई पर ही तो माना, इसके द्वारा घिरा हुआ आवेश, L लंबाई का आवेश ही तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा होगा। तो इस L लंबाई पर हमने कितना आवेश मान लिया है, Q। तो जरा ध्यान दो, यहां अगर हम ये मान लें L लंबाई पर आवेश कितना है Q, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, ये Q तो है ही, ये L कहां पहुंचेगा, अपॉन में, और एकांक लंबाई पर आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व, और किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, Q अपॉन L। यहां से Q बराबर निकाल तो क्या लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा के पदों में हम Q का मान लैम्डा इंटू एल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फाई E बराबर Q का मान कितना रख दें बेटा, लैम्डा एल, और इंटू में क्या चल रहा है, 1/ε0। इसको हमने समीकरण 2 डाल दिया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, समाकलन के 2 मान आ चुके हैं, दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये जो फाई के दोनों मान है बराबर कर दो। एक मान कितना आ चुका है, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, दूसरा कितना है, लैम्डा एल इंटू 1/ε0। क्या ये L से L कैंसिल। अब अगर E बराबर, हम यहाँ से फॉर्मूला लिखे, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है बिंदु P पर, वो E है। E बराबर, तो ऐसा करो पहले कांस्टेंट को अलग लिख लो, 1 और बटे में ये 2 पाई कहाँ पहुंचेगा, नीचे, और ε0 पहले से, तो 1/2 पाई ε0, 1/2 पाई ε0। क्या बचा इधर, एक तो लैम्डा, और ये R कहाँ पहुंचेगा, अपॉन में। तो E का फॉर्मूला आया 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा अपॉन R। हम चाहें तो इसे देखो, कांस्टेंट क्या होता है जनरली, वैद्युत क्षेत्र वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनमें 1/4 पाई ε0। तो अगर उसी की टर्म में लिखना चाहें तो क्या करें, 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। तो बेटा E बराबर 1
बटे ये जो भाग वाला 2 यहाँ ले आओ, 2 दूनी 4, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। ये 2 बच गया, यहाँ लैम्डा के साथ लिख दो 2 लैम्डा अपॉन आर। तो चाहे तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ देखो उपरोक्त से अगर कोई कहे कि तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका दूरी से संबंध बताओ, तो जो दूरी के है ये ई जो है वो आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ई व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर के, या चाहे तो ई अनुक्रमानुपाती आर की पावर 1 है, ऊपर जाके -1। ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुविकल्पी मिल जाता है। पतले तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ई व आर के बीच संबंध बताओ, तो ई या तो व्युत्क्रमानुपाती आर बोल सकते हो, या ई अनुक्रमानुपाती चाहे तो आर की पावर -1 बोल सकते हो। अब अच्छा एक चीज और जान लेते हैं, अगर हमसे कोई कह दे ई व आर के बीच ग्राफ खींचो, ई व आर के बीच ग्राफ, ई व आर के बीच ग्राफ, तो देखो इस पर क्या ले लिया हमने आर और इस पर क्या ले लिया ई। अब चूंकि ई और आर कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो मान लो जब यहां पर डिस्टेंस 0 है तो ये मैक्सिमम है इतना, ठीक। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो वैद्युत क्षेत्र है वो घटना चाहिए, यानी कि इस अक्ष पर नीचे आएंगे। और व्युत्क्रमानुपाती के लिए वैसे तो याद रखो ये इस तरह का ग्राफ आता है, ये ई व्युत्क्रमानुपाती आर को प्रदर्शित करता है। तो ये ई व आर के बीच क्या हो गया बेटा, ग्राफ हो गया।